Welcome students once again on my YouTube channel Basic Chemistry by S.K. दुबे। हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसमें हमने परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर के बने होते हैं। वो तीनों मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। इसके अलावा कुछ परमाणु में अस्थायी कण भी होते हैं, उनके बारे में भी आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 3 मूल कणों की खोज कैसे हुई, इसके बारे में भी पिछले वीडियो में डिटेल डिस्कशन किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को आप लोग देख लीजिए। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो परमाणु के मूल कण हैं, ये किस प्रकार से परमाणु में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो परमाणु की एक्चुअल संरचना क्या है, इसके बारे में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से अपने विचार व्यक्त किए थे और अलग अलग परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किन किन वैज्ञानिकों ने परमाणु की संरचना के संबंध में परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो उसमें हम सबसे पहला जो परमाणु मॉडल दिया गया था वो दिया गया था थॉमसन के द्वारा। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल ये एक महत्वपूर्ण मॉडल था। उसके बाद दूसरा जो परमाणु मॉडल था वह था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, यह परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के एक बहुचर्चित प्रयोग जिसे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहा जाता है, उससे जो निष्कर्ष प्राप्त हुए थे उन निष्कर्षों पर आधारित था। और रदरफोर्ड ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु में परमाणु नाभिक के उपस्थिति की व्याख्या की थी। इसके बाद नील्स बोर एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने परमाणु मॉडल दिया था जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा परमाणु मॉडल हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद एक सोमरफील्ड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक मॉडल दिया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 4 इम्पॉर्टेंट परमाणु मॉडल जो है ये अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। ये परमाणु मॉडल है क्या, किस प्रकार से इन वैज्ञानिकों ने बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु में व्यवस्थित होते हैं, उसकी व्याख्या ये परमाणु मॉडल के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो देखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक 10⁻10 मीटर त्रिज्या का धन आवेशित गोला होता है। थॉमसन ने क्या कहा, परमाणु क्या होता है, एक धन आवेशित गोला होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। थॉमसन ने कहा परमाणु 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धन आवेशित गोला है, धन आवेशित गोला है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार से धसे होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज धसे होते हैं। और इसी कारण से थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। तो थॉमसन ने क्या कहा कि परमाणु क्या है, 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धन आवेशित पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर गोला है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जैसे तरबूज में बीज धसे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन इसमें धसे रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने बताया कि परमाणु का समस्त धन आवेश
समस्त ऋण आवेश के बराबर होता है और इस कारण से परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड sphere having a radius of 10 power minus 10 meter. Electrons are embedded in the positively charged sphere and the total positive charge of the atom is equal to the total negative charge of the sphere और एटम। ठीक है, तो परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार से धसे होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज धसे होते हैं। परमाणु का समस्त धन आवेश समस्त ऋण आवेश के बराबर होता है, इस कारण से परमाणु विद्युत उदासीन होता है। यही इतनी चीजें थॉमसन ने बताई थी अपने परमाणु मॉडल में। ठीक है, इसके बाद थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमी ये हुई कि 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था और इस प्रयोग से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए थे उन निष्कर्षों की व्याख्या थॉमसन का परमाणु मॉडल नहीं कर पाया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रदरफोर्ड ने वह कौन सा प्रयोग किया था और उसके क्या निष्कर्ष थे, उसके बाद फिर देखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो चलिए देखते हैं रदरफोर्ड का एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो रदरफोर्ड ने एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में, एल्फा कण हमने पहले ही आपको बताया था क्या होता है। एल्फा कण द्विआयनित हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। ठीक है, एल्फा कण क्या होता है, द्विआयनित हीलियम परमाणु का नाभिक। हीलियम परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को जब निकाल दिया जाता है तो निकालने के बाद जो हीलियम परमाणु का नाभिक बचता है उसी को क्या कहा जाता है, एल्फा कण कहा जाता है। और हमने बताया था कि एल्फा कण को प्रदर्शित करते हैं 2He4 के द्वारा। ठीक है, कैसे प्रदर्शित करते हैं, 2He4 के द्वारा। तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने ये पता लगाने के लिए कि वास्तव में परमाणु की संरचना होती कैसी है, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो था वह क्या था, पोलोनियम था। ठीक है, और इस पोलोनियम से निकलने वाले जो एल्फा कण थे उन एल्फा कणों की बौछार उन्होंने एक स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर कराई। तो ये क्या थी, गोल्ड सीट थी। ठीक है, अब ये गोल्ड सीट बनी कैसे होगी, गोल्ड के परमाणुओं से मिलकर बनी होगी, सोने के परमाणुओं से मिलकर के बनी होगी। और उसके बाद ये जानने के लिए कि ये एल्फा कण जो गोल्ड सीट स्वर्ण पत्र से टकरा रहे हैं वो टकराने के बाद किधर जा रहे हैं, ये जानने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया कि इस पूरे जो उपकरण था उसके चारों तरफ उन्होंने एक फ्लोरोसेंट शीट, प्रतिदीप्तशील पर्दे को लगा दिया था। प्रतिदीप्तशील पर्दे का मतलब ये कि अगर कोई एल्फा कण इस पर्दे से टकराएगा तो वह चमक उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये गोल्ड शीट हो गया, ये क्या हो गया आपका फ्लोरोसेंट शीट हो गया, प्रतिदीप्तशील पर्दा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पाया क्या, वो हम निष्कर्ष में देखेंगे। ठीक है, तो पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले जो एल्फा कण थे, इन एल्फा कणों को जब उन्होंने स्वर्ण पत्र यानी गोल्ड शीट से टकराया तो उसके बाद उन्होंने पाया कि जब ये एल्फा कण टकराते हैं तो टकराने के बाद
अधिकांश अल्फा कण ऐसे होते हैं जो कि स्वर्ण पत्र को सीधे पार कर जाते हैं, यानी अपने मार्ग से विचलित होते ही नहीं हैं, वो टकराते हैं और सीधे इसको पार करके चले जाते हैं पीछे। ठीक है, लेकिन कुछ अल्फा कण ऐसे भी होते हैं जो स्वर्ण पत्र से टकराने के बाद अपने मार्ग से क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं और भिन्न भिन्न स्थानों पर जो प्रदीपशील पर्दा था उस पर वो टकराते हैं और टकरा करके चमक उत्पन्न करते हैं। तो दो प्रेक्षण ये हो गया। तीसरा प्रेक्षण उन्होंने पाया कि कुछ एक कण ऐसे भी होते हैं जो स्वर्ण पत्र से टकराते हैं और टकराने के बाद सीधे अपने मार्ग पर वापस लौट आते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट ये था कि पोलोनियम धातु रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाले अल्फा कणों की बौछार एक स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर कराई गई और पतली पन्नी पर जब इन अल्फा कणों की बौछार कराई गई तो तीन निष्कर्ष मिले। तीन निष्कर्ष क्या मिले कि मैक्सिमम अल्फा कण स्वर्ण पत्र से टकरा करके सीधे स्वर्ण पत्र को पार कर जाते हैं, अपने मार्ग से विचलित नहीं होते, अपने मार्ग से हटते नहीं हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या था कि अधिकांश कुछ अल्फा कण ऐसे भी होते हैं जो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं जब वो स्वर्ण पत्र से टकराते हैं, और बहुत ही कम अल्फा कण, लगभग 20,000 अल्फा कणों में एक अल्फा कण ऐसा होता है जो स्वर्ण पत्र से टकराने के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट आता है। तो यही तीन निष्कर्ष उन्होंने प्राप्त किए थे। ठीक है, और इसके बाद इसी के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, अब अगर हम ये मान लें, जैसा कि टॉमसन ने बताया था कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है, तो धन आवेश और धन आवेश के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि अल्फा कण स्वर्ण धातु से टकराने के बाद प्रतिकर्षण के कारण अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे सभी अल्फा कण जो होंगे। ठीक है, और अधिकांश अल्फा कणों को वापस आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसी के आधार पर उन्होंने तीन निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष क्या निकाले कि परमाणु का अधिकांश भाग जो होता है वो खोखला होता है और परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश परमाणु के केंद्र में निहित होता है, जिसको परमाणु का नाभिक कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। तो यही जो है ये परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो अब इसके निष्कर्ष की हम व्याख्या देख लेते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाले थे? उन्होंने बताया था कि अधिकांश अल्फा कण जो होते हैं वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, कुछ एक अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित होते हैं और एकाध कण ऐसा भी होता है जो स्वर्ण पत्र से टकरा करके अपने मार्ग पर वापस आ जाता है। इसी आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश भाग जो होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है, ये एक निष्कर्ष निकाला। दूसरा उन्होंने कहा कि परमाणु का समस्त धन आवेश और द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में निहित होता है, केंद्र में निहित होता है। ठीक है, दो हो गए। और तीसरा उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केंद्र के बाहर, केंद्र को ही क्या कहा जाता है, परमाणु का नाभिक कहा जाता है, कि बाहर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि अब ये देखिए, ये क्या है, ये परमाणु है जो क्या है, खोखला है। जो अल्फा कण यहाँ से गुजर रहे हैं वो सीधे अपने मार्ग से विचलित नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ एक अल्फा कण जो अपने मार्ग से विचलित होते हैं वो विचलित क्यों होते हैं, क्योंकि अल्फा कण धन आवेशित होते हैं।
तो वो जब धन आवेशित नाभिक के निकट से गुजरते हैं तो प्रतिकर्षण के कारण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, और जो अल्फा कण वापस लौटता है वो सीधे सीधे एकदम नाभिक के सामने पहुंचता है और प्रतिकर्षण के कारण पुनः अपने मार्ग पर ही वापस लौट आता है। ठीक है, तो इस आधार पर उन्होंने ये 3 निष्कर्ष निकाले कि अधिकांश भाग परमाणु का क्या होता है, वो खोखला होता है, समस्त द्रव्यमान और धन आवेश परमाणु के केंद्र में निहित होता है, जिसको परमाणु का नाभिक कहा जाता है। इसी के आधार पर रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, और उस परमाणु मॉडल की क्या मुख्य बातें थी वो हम आपको बता दें। तो देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है, अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 4 मुख्य बिंदुओं को बताता है। पहला बिंदु क्या बताता है कि परमाणु 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला है। ठीक है, मीन्स एटम इज ए hollow sphere having a radius of 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इसके बाद दूसरा बिंदु क्या बताता है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान एवं धन आवेश परमाणु के केंद्र में निहित होता है, जिसको क्या कहते हैं, परमाणु का नाभिक कहते हैं। अर्थात क्या हुआ कि द होल मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम विच इज नोन एज न्यूक्लियस। तीसरा क्या कहता है कि परमाणु नाभिक का आकार परमाणु के तुलना में अत्यंत सूक्ष्म होता है। हमने आपको बताया कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, परमाणु त्रिज्या ये होती है 10⁻⁻10 मीटर, जबकि परमाणु नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, ये नाभिक की त्रिज्या ये होती है 10⁻⁻15 मीटर के कोटि की। ठीक है, यानी परमाणु की तुलना में नाभिक क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बिंदु रूप में होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बाहर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। तो अगर हम फिगर के रूप में समझे तो ये क्या हो गया, एक हालो स्फीयर हो गया, ये पूरा परमाणु हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि धन आवेश जो होगा वो कहाँ होगा, सेंटर में। ये क्या हो गया, नाभिक हो गया, तो ये नाभिक हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, आपका परमाणु हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसी नाभिक के बाहर जो होंगे वो वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करेंगे, गति करते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये नाभिक हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये वृत्ताकार पथ हो गए जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया परमाणु मॉडल किसका, रदरफोर्ड का। अब ध्यान दीजिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी। अब वो कमियां क्या थी उसको देख लेते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी देखते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि डीमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। ठीक है, तो अगर ये हम न्यूक्लियस मान लें तो ये वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार पथ है, ये वृत्ताकार, ढेर सारे वृत्ताकार पथ जो है, सर्कुलर पाथ जो है वो संभव है नाभिक के बाहर। अब किस सर्कुलर पाथ पर कौन इलेक्ट्रॉन कितनी संख्या में गति करेंगे इसके बारे में कुछ उन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, दूसरी कमी ये थी कि मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक विद्युत गतिकी का सिद्धांत दिया था
और उस सिद्धांत के अनुसार अगर कोई आवेशित कण किसी आवेशित बिंदु के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वह ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, यह आवेशित होता है, और नाभिक क्या है, यह भी आवेशित है। तो मान लीजिए नाभिक से दूरी पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर रहा है, ठीक है। तो अब मैक्सवेल कहते हैं कि ये गति करेगा तो क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। अच्छा, जब ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा और उसकी नाभिक से ये जो दूरी है ये दोनों क्या होगी, घटेगी। और जब घटेगी तब होगा क्या कि ये धीरे 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 क्या करेगा, आकर के नाभिक से टकरा जाएगा। और जब नाभिक से टकरा जाएगा तो परमाणु का अस्थायित्व तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है इसके बारे में रदरफोर्ड कुछ नहीं बता पाए, ठीक है। तो ये दूसरी कमी हो गई। तीसरी कमी हुई कि रदरफोर्ड हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे। अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको आप समझने के लिए केवल इतना जान लीजिए कि जैसे प्रकाश है, प्रकाश को जब प्रिज्म में से गुजारते हैं तो विभिन्न तरंग दैर्ध्य का जो प्रकाश होता है वो 7 रंग की पट्टियों में विभक्त हो जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। वो जो 7 रंगों की सतत पट्टियाँ प्राप्त होती हैं वही स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ऐसे ही ऊर्जा को अगर हम स्पेक्ट्रम या प्रिज्म या ग्रेटिंग में से गुजारते हैं तो विभिन्न तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा जो होती है वो भिन्न भिन्न पट्टियों में भिन्न भिन्न धारियों के रूप में विभक्त हो जाती है। वही क्या कहलाता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में अगले वीडियो में हम डिटेल्ड में पूरा डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर इतना जानें कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता है। तो ये 3 मुख्य कमियां थी। पहला कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। दूसरी कमी क्या थी कि नाभिक के बाहर बहुत सी वृत्ताकार कक्षाएं संभव हैं। किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ भी नहीं बताया था। और तीसरी कमी क्या थी कि हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल असफल रहा, ठीक है। तो ये हो गया रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। चलिए देखते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमी क्या थी? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता था, क्योंकि मैक्सवेल का विद्युत गतिकी सिद्धांत कहता था कि अगर कोई आवेशित कण किसी आवेशित बिंदु के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और इस कारण से इलेक्ट्रॉन की गति और उसकी नाभिक से दूरी कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, ठीक है, उसके लिए नील्स बोर ने क्या किया कि प्लांक का एक क्वांटम सिद्धांत था, उस क्वांटम सिद्धांत की सहायता से इन्होंने परमाणु मॉडल की व्याख्या की, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। प्लांक कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहता है कि अगर ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है किसी भी स्रोत से, अगर ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है तो वह ऊर्जा जो होती है वो छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होती है, और इन ऊर्जा पैकेटों को क्वांटा कहा जाता है। यानी जैसे प्रकाश के संदर्भ में अगर लें तो प्रकाश का उत्सर्जन जो होता है वो छोटे छोटे प्रकाश ऊर्जा के बंडलों पैकेटों के रूप में होता है, और इनको क्वांटा या फोटान कहा जाता है। क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। ये किसने कहा था?
प्लांक ने कहा था। ठीक है, और फोटॉन जो होते हैं इनकी जो ऊर्जा होती है यह प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती, यानी E प्रोपोर्शनल टू V। अगर हम मान लें कि आवृत्ति V है प्रकाश की, तो फोटॉन की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है, कि हम अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो प्लांक ने कहा कि यहाँ पर एक स्थिरांक रखा जाएगा hv। ठीक है, जहाँ पर h क्या है, यह प्लांक नियतांक है। क्या है? प्लांक नियतांक है। v क्या है? आवृत्ति है। और E क्या है? यह ऊर्जा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि V आवृत्ति बराबर क्या होता है? c बाई लैम्डा, जहाँ लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य है, और c क्या है? प्रकाश का वेग है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि E बराबर hc अपान लैम्डा। ठीक है, ये भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है ये जान लीजिए। ठीक है, तो प्लांक नियतांक का मान होता है 6.626 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकंड। ठीक है, या 6.626 इंटू 10 पावर -34 किग्रा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, अगर अर्ग में ये निकाले, अर्ग पर सेकंड, तो ये हो जाता है 6.626 इंटू 10 पावर -27 अर्ग सेकंड। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये प्लांक नियतांक का मान होता है। ठीक है, अब इसी सिद्धांत की सहायता से नील्स बोर ने जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी थी उसको उन्होंने दूर किया। तो कैसे दूर किया वो हम देख लेते हैं। जो चारों बिंदु थे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के, वो तो सेम थे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया था। यानी परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला है। परमाणु का समस्त धन आवेश और द्रव्यमान परमाणु के केंद्र यानी नाभिक में निहित होता है। नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म होता है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर, अब यही चौथे पॉइंट से उन्होंने चेंज किया। उन्होंने कहा कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं जिनका कोणीय संवेग जिसको mvr से प्रदर्शित करते हैं, ये nh/2π के बराबर होता है, जहाँ n बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में गति करेंगे जिनमें कोणीय संवेग nh/2π के बराबर होगा, जहां पर h क्या है? प्लांक नियतांक है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन इन वृत्ताकार कक्षाओं में गति करेंगे तो गति करने के समय इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे, और इनको उन्होंने क्या कहा? अस्थायी कक्षाएं कहा। ठीक है, तो जैसे ये अगर परमाणु का नाभिक हो गया तो ये एक कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, ये तीसरी कक्षा हो गई, ये चौथी कक्षा हो गई। ठीक है,
तो अब ये R1 हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, ये दूरी क्या हो गई R3 हो गई, और ये दूरी क्या हो गई R4 हो गई, ठीक है। तो यही उन्होंने कहा, ठीक है। इसको प्रदर्शित करते हैं E1 E2 E3 से, ठीक है। तो पहली कक्षा E1 हो गई, ये हो गई E2, ये हो गया E3, और ये क्या हो गया E4 हो गया। अब इनमें अगर इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे, और जब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे तब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अस्थायी रूप से इन्हीं कक्षाओं में उपस्थित रहेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इलेक्ट्रॉन पर दो प्रकार का बल कार्य करेगा। एक तो बल कार्य करेगा जो इलेक्ट्रॉन को दूर भेजेगा यानी अपकेंद्र बल, और दूसरा क्या काम करेगा अभिकेंद्र बल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो बल काम करेंगे, एक अपकेंद्र बल और एक अभिकेंद्र बल। अपकेंद्र बल अस्थाई स्थिति में क्या होगा, ये बराबर होगा अभिकेंद्र बल के, ठीक है। अगर हम मान लें कि परमाणु क्रमांक जो है ये है Z, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है ये बराबर है E, ठीक है, और त्रिज्या ये R है, ठीक है। कक्षा की त्रिज्या क्या है R है। तो जो बल होगा वो क्या होगा वो आप जान लीजिए, ठीक है। तो जो आकर्षण बल होगा, ठीक है, यानी अपकेंद्र बल होगा, अभिकेंद्र बल, ये बराबर हो जाएगा आपका Ze²/R² के, ठीक है। और जो अभिकेंद्र बल होगा, अपकेंद्र बल होगा, वो अपकेंद्र बल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mv²/r² के, ठीक है। ये हो जाएगा, R² कह रहे हैं, mv²/r के होगा, ठीक है। और हमने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में अस्थायी होगा तो अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि mv²/r Ze²/r², या हम कह सकते हैं कि mv² Ze²/r, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसी से हम निकाल सकते हैं mvr का मान, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि E बराबर hv, ये प्लांक का सिद्धांत है, ठीक है। और नील्स बोर ने क्या कहा कि mvr कोणीय संवेग nh/2π के बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम mv बराबर करें तो ये क्या हो जाएगा nh/2πr के, या अगर हम और करें निकालें v बराबर तो ये क्या हो जाएगा nh/2πr × m, यही होगा, ठीक है। तो v बराबर क्या हो गया nh/2πmr, ये आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, ठीक है, कि यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि mv² Ze/r², ठीक है, यही होगा। तो
तो अब इसमें हम यम का गुणा कर दें और वी का स्क्वायर, तो यम इंटू वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यम वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, जेड ई स्क्वायर अपान आर। वी का मान यहाँ से रख सकते हैं, तो यम इंटू एन एच अपान 2 पाई एम आर स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर अपान आर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यम गुणे एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपान आर, यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यम स्क्वायर है, यहाँ पर यम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा, केवल यम बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर यम आर स्क्वायर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपान आर, यही होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर हो जाएगा एच एन स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर जेड एम ई स्क्वायर ठीक है, तो ये आर क्या है, हमने त्रिज्या लिया है। तो इस सूत्र की सहायता से हम बोर त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। अगर ये नाभिक हो गया और ये हो गया त्रिज्या आर, तो ये दूरी क्या होगी वो हम इस सूत्र की सहायता से गणना कर सकते हैं। एन क्या होगा, ये कक्ष संख्या होगी, एन क्या होगी, कक्ष संख्या। अगर पहली कक्षा है तो 1 होगा, दूसरी कक्षा है तो 2 होगा। एच क्या है, ये प्लांक नियतांक है। पाई आप जानते हैं, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ई क्या है, आवेश। तो ये सभी चीज़ें रख करके हम बोर के त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। इसके बाद बोर ने एक और चीज़ बताई थी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा वाली कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है, और अगर उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में आता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो ये हो गया नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ये सूत्र याद रखेंगे, इस सूत्र की सहायता से बोर त्रिज्या की गणना की जा सकती है। ठीक है, नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी कि ऐसे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से अधिक होती है, इन परमाणुओं की उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नील्स बोर का परमाणु मॉडल नहीं करता है। ठीक है, दूसरा कमी क्या थी कि यह जीवन प्रभाव की व्याख्या नहीं करता। जीवन प्रभाव क्या होता है वो जान लीजिए कि जो उत्सर्जन ऊर्जा जब निकलती है तो ऊर्जा निकलने पर इस तरीके से क्या होता है, लाइनें प्राप्त होती हैं स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एक जो मोटी लाइन होती है वो जैसे बारकोड में होता है वैसे पतली पतली लाइनों में विभक्त होती है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नील्स बोर का परमाणु मॉडल नहीं बता पाता है। ठीक है, तो ये हो गया नील्स बोर के परमाणु मॉडल की कमी। ठीक है, इसके बाद इसमें 2 मुख्य बिंदु हैं, वो जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करेंगे जिनका कोणीय संवेग NH/2 पाई के बराबर होगा। H क्या है, प्लांक नियतांक है, N क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जब उच्च ऊर्जा वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, और अगर निम्न ऊर्जा वाली कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा अवशोषित करेगा। ठीक है,
ये 2 मुख्य बिंदु हो गए। तीसरा हमने आपको बोर त्रिज्या की गणना कैसे करेंगे वो हमने उसके लिए आपको सूत्र बता दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।